मैं डॉक्टर जेपी गुप्ता समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत थर्ड यूनिट हमारी चल रही थी, जिसमें था प्रारंभिक शिक्षा के विकास में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम एवं परियोजनाएं जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लागू हुई थी। थर्ड यूनिट उसके संबंध में था, जिसके अंतर्गत हमने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, पी मोस्ट, SOPT और BEP बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम, इनका अध्ययन हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इन सब का आज के इस वीडियो में हमारा जो इस टॉपिक के अंतर्गत है वो है DPEP अर्थात जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ध्यान रखिएगा, थर्ड यूनिट के अंतर्गत जितने भी कार्यक्रम या परियोजनाएं लागू की गई उन सभी का आपको फुल फॉर्म जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि फुल फॉर्म पूछा बहुत ज़्यादा जाता है। DPEP का भी फुल फॉर्म कई बार पूछा गया, आप आंसर में चेक कर सकते हैं कि DPEP का फुल फॉर्म बताइए। तो DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जैसे कि नाम से ही है कि प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित ये कार्यक्रम है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986/1992। ध्यान रखिएगा, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 नहीं कहते, क्योंकि 1900 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 था उसी का संशोधन 1992 में आया था, तो इसलिए किसे कहा जाता है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986/1992 के अनुसरण में शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से, मतलब सभी के लिए शिक्षा मिल सके, सभी शिक्षा प्राप्त कर सके, या यूं कहें 100% नामांकन। किस प्रकार शिक्षा? प्राथमिक शिक्षा। ध्यान रखिए, उद्देश्य से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिसको कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP, सन 1994 में 7 राज्यों में 1994 में शुरू हुआ। किससे? 7 राज्यों के 42 जिलों से शुरू किया गया। 42 जनपदों में से इसकी शुरुआत की गई। ध्यान रखिएगा, 7 राज्यों के 42 जनपदों से इसकी शुरुआत की गई। ये जो थर्ड यूनिट का जितने भी कार्यक्रम है, ये आपके सुपर टैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुपर टैट में ये आपके सिलेबस के अंतर्गत है और अदर कंपटीशनों में भी पूछे जाते हैं। तो DPEP 1994 में शुरू हुआ, और जो शुरू हुआ तो ये 7 राज्यों के 42 जिलों से शुरू हुआ। जो राज्य थे, अगर राज्य का हम देखना चाहें, नॉर्मली राज्य विशेष पूछता नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम जानना चाहें तो मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इन 7 राज्यों से शुरू किया गया है। और जैसे इसमें जैसे दिख रहा है ये 7 राज्य कौन कौन से? ये 7 राज्य 1994 में 7 राज्यों से, मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के कितने जिलों से? 42 जनपदों से इसको शुरू किया गया। ये 3 चरणों में इसकी जो विकास हुआ वो 3 चरणों में हुआ। तो ये प्रथम चरण कहा गया। ध्यान रखिएगा, 1994 में जो शुरुआत हुई इसकी, ये प्रथम चरण कहा गया इसका। इसके अन्य 2 चरण जो है, अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत अन्य 2 चरण 94 और 97, मतलब पहला 94 में हुआ, दूसरा 97, तीसरा 2000 में। इसकी विशेषताएं या इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में जाने कि हमने इसको बात है, यह कार्यक्रम 3 चरणों में है। पहला 94 में शुरुआत हुई इसकी, जिसमें 7 राज्यों के 42 जिलों से हुई। दूसरा 97 में, दूसरा चरण जो इसका आया वो 97 में आया, और दूसरे चरण में ही, ध्यान रखिएगा, तीसरे चरण में ही उत्तर प्रदेश के 22 जनपदों की पहचान कर उसमें लागू किया गया। मतलब उत्तर प्रदेश में जो ये कार्यक्रम लागू हुआ वो 1997 से लागू हुआ है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है उत्तर प्रदेश में यह कार्यक्रम कब से लागू हुआ? तो ये कार्यक्रम लागू हुआ कब से? 1997 से, क्योंकि 1997 का जब द्वितीय चरण आया तो उसमें उत्तर प्रदेश के 22 जनपद या 22 जिले का चयन हुआ इस कार्यक्रम के लिए। और तृतीय चरण में उत्तर प्रदेश के कितने जनपद? तृतीय चरण में उत्तर प्रदेश के 32 जनपदों का, कितने जनपदों का? 32 जनपदों का, जो सन 2000 में लागू हुआ।
और डीपीईपी हमने कहा था 7 राज्यों के 42 जिलों से प्रारंभ हुआ था, और ये अपने सर्वाधिक जब चरम पर था तो उस समय ये कितने 18 राज्यों के 273 जिलों में सक्रिय था। कभी कभी ये भी पूछा जाता है ये वाला, तो ये ध्यान रखिएगा 18 राज्यों के 273 जिलों में ये सक्रिय था। ठीक, तो ये कुछ कंटेंट है, कंटेंट इसको आपको याद रखना है। तथा इस कार्यक्रम के खर्च के लिए 85% केंद्र का कंट्रीब्यूशन था और 15% राज्य का कंट्रीब्यूशन था। साथ साथ इसको विश्व बैंक का भी वित्त पोषण प्राप्त था। ये एक ऐसा कार्यक्रम था जो विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित था, अर्थात इस कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने भी अनुदान दिया था, पैसा दिया था। हमने कहा कि देखिए, हमने ये कहा कि 1997 में यूपी के 22 जिलों का चयन किया गया। तो इस कार्यक्रम के लिए जिलों का चयन होता था। उस चयन का जो मापदंड था, ये 2 मापदंड थे कि ये किस किस जिलों में लागू किया जाएगा। ये नहीं था कि सभी जिलों में ये लागू हो जाएगा। इसके लिए चयन का मापदंड था, 2 मापदंड इसके अंतर्गत दिख रहे हैं। पहला जो था वो था कि जहां साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है, मतलब साक्षरता दर जो थी वो राष्ट्रीय स्तर से जहां कम थी वहां पर इसको लागू किया गया। साथ साथ समग्र साक्षरता अभियान TLC जहां पर सफल रहा हो, ये ध्यान रखिएगा। 94 में आया और TLC उससे पहले आया था। आगे हमारे यहाँ टोटल लिटरेसी प्रोग्राम, जिसको समग्र साक्षरता अभियान कहते हैं, टोटल लिटरेसी कैंपेन TLC आपके अंतर्गत है। हम अध्ययन करेंगे इसका डिटेल में भी इस यूनिट के अंदर। और प्रारंभिक शिक्षा की मांग बढ़ी थी। तो 2 चीज, जहां पर साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है और जहां पर TLC सफल हुआ था और प्रारंभिक शिक्षा की मांग बढ़ी थी, वहां ये मतलब उस जिलों का चयन किया गया इस कार्यक्रम के लिए। तभी उत्तर प्रदेश के 1997 में 22 और 2000 में 32 जिले चयनित हुए थे। और साथ साथ ये कार्यक्रम जो था वो जनपदों के 5 वर्षीय कार्यक्रम, 5 वर्षीय क्रियान्वयन के लिए दिया जाता था कि 5 वर्ष तक उस कार्य को करे। और 5 वर्ष के लिए 40 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया, मैक्सिमम 40 हो, कि उस 5 वर्ष के अंतर्गत वह जिला ज्यादा अधिकतम 40 करोड़ रुपए खर्च कर सकता था प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए। ठीक है, कितने के लिए? 5 वर्षों के लिए जिले का चयन होता था और 5 वर्षों के लिए वो 40 करोड़ रुपए अधिकतम, ये अधिकतम राशि है 40 करोड़, ये मिनिमम नहीं है, ये इतना नहीं, इससे कम भी खर्च कर सकते थे, लेकिन 40 करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। अरे उस समय बहुत था 40 करोड़, आज के हिसाब से 4-5 गुना हो गया। जिसमें से ये भी निर्धारित था कि निर्माण कार्यों में उसका 24% खर्च होगा, प्रबंधन में 6% और से शिक्षण आधार कार्यक्रमों के लिए होगा, मतलब शिक्षण को विकसित करने के लिए होगा। तो इन सब के लिए ये कार्यक्रम तैयार किया गया था। इसकी ये प्रमुख विशेषताएं कह लीजिए या इस कार्यक्रम के प्रमुख तथ्य कह लीजिए। अब हम बात करते हैं इसका लक्ष्य क्या था, इस कार्यक्रम के लक्ष्य क्या थे। इस कार्यक्रम का लक्ष्य यह था कि सभी को शिक्षा दिलाना। 1992 जो संशोधन आया था उसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को भी बढ़ावा मिला था, क्योंकि वो 86 था, 86 जब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1992 में संशोधित हुआ था, वो बढ़ावा मिला था। तो प्राथमिक शिक्षा पर शिक्षा नीति बहुत जोर दी थी, तो उसके अंतर्गत एक कार्यक्रम खुला था, तो वो भी था कि सभी को शिक्षा दिलाना। क्या करना था? सभी को शिक्षा दिलाना था, अर्थात 6 से 14 आयु के जितने भी बच्चे थे उन सभी को शत-प्रतिशत विद्यालय उपलब्ध कराना था, कि सभी के लिए विद्यालय उपलब्ध रहे। इसीलिए जो डिस्ट्रिक्ट चयन का मापदंड था कि जहां जहां पर प्राथमिक शिक्षा का विकास कम हुआ, अर्थात जहां पर जो साक्षरता है वो राष्ट्रीय औसत से कम है, वहां पर इसका विकास किया जाए। साथ साथ चुने हुए जिलों में टिकाऊ एवं कम लागत वाली परियोजना चलाई जाएगी। ऐसी परियोजना का निर्माण किया जाएगा, ऐसी परियोजना का विकास किया जाएगा, या ऐसी परियोजना चलाई जाएगी जहां पर जो परियोजना
कम खर्चीली भी हो और ज्यादा टिकाऊ हो इसके अंतर्गत। साथ साथ एक और बहुत अच्छी बात थी इसमें कि लड़के लड़कियों में जो भेद होता है कि लड़कियों को पढ़ाओ लड़कियों को नहीं, लड़के लड़कियों में सामान्य या वंचित वर्ग होता है कि नॉर्मल वर्ग है जो स्कूल जाता है और जो पिछड़ा वर्ग है या जो अछूत वर्ग है उसका विद्यालय में प्रवेश नहीं रहता है या वो विद्यालय नहीं पढ़ने जा पाता है। तो उनकी उपलब्धियां अर्थात गर्ल्स बॉय और सामाजिक वर्गांतर को 5% से कम करना। अर्थात ऐसा ना हो कि लड़के तो 100% पढ़ लिए और लड़कियां 10% पढ़ी, नहीं। अगर लड़के 50% पढ़ रहे हैं तो लड़कियां भी ये ना हो 50 हो तो ये 45, इससे कम ना हो। अर्थात दोनों लगभग समान पढ़ाई नामांकन रहे, दोनों की उपलब्धियां लगभग समान रहे। नॉर्मली देखा जाता है कि लड़के तो 60% लड़के पढ़ रहे हैं और 10% ही लड़कियां हैं, ऐसा ना हो। अगर किसी समाज में 100 लड़के हैं और 100 लड़कियां हैं तो उसमें अगर 100 लड़के पढ़ रहे हैं तो लड़कियां कम से कम 95 पढ़ें। उच्च वर्ग वाले 100 है, निम्न वर्ग वाले 100 है, तो उच्च वर्ग वाले 100 पढ़े तो निम्न वर्ग वाले भी 95 कम से कम पढ़े। इस स्तर तक लाना था इसका काम था, इसका मतलब ये था। साथ साथ अव्यय एवं अवरोधन जिसको कहते हैं ड्रॉप आउट करना। ड्रॉप आउट किस कारण से? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ना हो, बहुत सारी प्रॉब्लम है, और सारी चीजें सुविधाएं ना हो, तो उसको रोकना था कि बच्चे बीच में स्कूल छोड़ के चले जाते थे, पूरी पढ़ाई नहीं करते थे, ये स्कूल बार स्कूल में फेल होते थे। तो उस ड्रॉप आउट को 10% तक कम करना। जो ड्रॉप आउट एक समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी उस समय। नामांकन तो होते थे फिर बच्चे स्कूल छोड़ के चले जाते, तो वो जो समस्या थी उस समस्या को क्या करना था? कम करना था। कब कितना कम करना था? जो ड्रॉप आउट है वो 10% तक लाना था। उस समय ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा था, उसको कम करते करते 10% तक लेके आना था ड्रॉप आउट को। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। साथ साथ जो न्यूनतम स्तर से गणित एवं भाषा की जो संप्राप्ति थी, संप्राप्ति मतलब जो उपलब्धि थी, जितना बच्चे सीखते थे गणित एवं भाषा में, उसमें कम से कम 25% की बढ़ोतरी। उनकी क्षमताओं में कितनी बढ़ोतरी हो सके? कम से कम 25, और अन्य विषयों में कहां तक हो सके? 40% तक। कहां तक हो सके? 40% तक वृद्धि हो सके। तो ध्यान रखिएगा कितना? 40% और 25%। 25% किसमें बढ़ोतरी की बात कही है? गणित एवं भाषा में। और अन्य विषयों में जो उपलब्धि स्तर है, बच्चों की जो अभी तक की उपलब्धि स्तर है, उसमें अन्य विषयों में 40 और गणित और विज्ञान में 25% तक वृद्धि हो सके। ये इसका लक्ष्य था। ये प्रमुख 5 लक्ष्य जो थे ये इस योजना के थे। अगर कार्य की बात करें तो प्रमुख कार्य क्या था, इसके प्रमुख पक्ष क्या थे या प्रमुख कार्य क्या थे? तो भवन एवं संस्थागत क्षमता का सुदृढ़ीकरण करना था। किसका? भवन एवं संस्थागत जो क्षमता था। इसलिए देखिए 24% जो पैसा था वो भवन निर्माण वगैरह के लिए भी था। साथ साथ गुणवत्ता में सुधार, गुणवत्ता में सुधार होगा तभी, ये देखिए इससे मिलते जो है, गुणवत्ता में सुधार होगा तभी अव्यय अवरोधन में कमी आएगी और बच्चों को स्कूल में ठहराव बढ़ेगा। तो गुणवत्ता में सुधार और संप्राप्ति ह्रास में कमी आना, इसीलिए कहा था कि उनकी जो संप्राप्ति है, जो उपलब्धि है, उसमें 25% गणित भाषा में और अन्य विषयों में 40% बढ़ाने की बात की। तो संप्राप्त ह्रास में कमी लाने की बात कही। साथ साथ ये कही कि प्राथमिक शिक्षा की पहुंच का विस्तार करें, अर्थात सभी तक पहुंच सके। लक्ष्य में हमने बताया कि सभी को लिए शिक्षा हो, 6 से 14 वर्ष के लिए सभी के लिए 100% प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई है, कहा था। तो वही इनका कार्य भी हुआ। प्राथमिक शिक्षा की पहुंच सभी तक, साथ साथ अव्यय अवरोधन का मिलाकर स्कूलों में बच्चों का ठहराव को बढ़ाना, ये प्रमुख कार्य एवं पक्ष थे। तो ये तो था DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। तो उम्मीद करते हैं इसमें जो फैक्ट पॉइंट है जो पूछे जाते हैं आपके, जैसे कार्य पूछ लिया जाता है, इसकी विशेषताएं पूछ ली जाती है, इसका लक्ष्य पूछ लिया जाता है, ये कब लागू हुआ ये पूछा जाता है,
तो इसको आप याद रखेंगे, नोट्स बनाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।